जय जी, अब सवाल ये है कि भाई ये लड़ाई जो सामाजिक कल्याण की है, इसमें कौन सा धड़ा ज्यादा मजबूत नजर आता है? एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग और इंडिया के पास ये तुरुप का इक्का कि भाई जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही 2024 लड़ा जाना है, भले ही विधानसभा चुनावों में हश्र जो भी हुआ। देखिए गरिमा जी, जातिगत जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपके साथ पहले भी चर्चा में इस पर बात हुई है। लेकिन क्या जातिगत जनगणना को लेकर जो कांग्रेस और जो सहयोगी दल हैं उनका कमिटमेंट कितना है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन क्या लोगों ने उस पर भरोसा किया? ये विधानसभा चुनावों के नतीजों में साफ आया कि जातिगत जनगणना इशू नहीं बन पाया, जबकि वो बहुत बड़ा इशू है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उस इशू की गंभीरता को समझ लिया, लेकिन वो उस फील्ड पर नहीं आना चाहती कांग्रेस या अपोजिशन के कि जातिगत जनगणना का नाम आए, लेकिन उसने सारा जातिगत जनगणना का समीकरण को बैठाने की कोशिश की। उससे पहले के चुनावों में भी की। 2019 का जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां पर 44% ओबीसी उनके साथ है, 41% दलित उनके साथ है, 89 एमपीज उनके साथ हैं, 29 मंत्री उनके साथ हैं, 86 में से 44 जो मंत्री हैं, 84 में से 46 मंत्री हैं, वो दलित उनके साथ हैं। तो वो सारा काम किया और अभी विधानसभा चुनावों में आदिवासी भी बना दिया, दलित भी बना दिया, ओबीसी भी बना दिया, अगड़ा भी बना दिया। इसका मतलब जातिगत समीकरणों पर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर भी काम कर लिया, विश्वकर्मा योजना को भी शुरू कर लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की गंभीरता को समझती है कि इसके बिना रास्ता नहीं निकलेगा, लेकिन उस पर एक्शन पर काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरएसएस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की पॉलिटिकल पिच, क्या ये दोनों कहीं कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं? क्या पॉलिटिकल पिच में ओबीसी जरूरी है, जातिगत जनगणना के आड़े आरएसएस की आइडियोलॉजी आती है क्या? नहीं, आप देखिए ना, 2015 में जो मोहन भागवत जी जो आरएसएस चीफ है जो बोला और उसका जो नतीजा हुआ, पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ, उसके बाद उन्होंने साफ साफ ये बात की जिसका जिक्र गुरु प्रकाश जी भी कर रहे हैं कि 2018 की व्याख्यान माला में उन्होंने कहा कि 2000 वर्षों का जो अत्याचार है वो 200 वर्षों तक भी हम उस पर आरक्षण दें तो वो चलेगा। तो इसलिए अब उस रास्ते पर कोई कंफ्यूजन उनको नहीं है, उनको लग गया है कि इसके बिना रास्ता नहीं है। लेकिन वो अपोजिशन के इस गेम प्लान में नहीं शामिल होना चाहते कि यदि वो कहते कि जातिगत जन, आप मुझे बताइए, आप चर्चा कर रहे हैं नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय कौन है? नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वो राज्य हाउस में इसका जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब होम मिनिस्टर का ही तो जवाब है वो। Absolutely. और जब आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि आप तीसरी पारी में थर्ड इकोनॉमी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना की तैयारी करेंगे, इसको अनाउंस नहीं करना चाहते, जबकि आप खुद खिलाफ नहीं है। मैं तो मान रहा हूं कि आप खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या आप ये कहने को तैयार हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे? क्यों नहीं कहना चाहते? तो ये जो कमिटमेंट का फर्क है और जो बात है, और वो जो हिंदू, फिर मैं हमेशा वही बात करता हूँ, हिंदू अम्ब्रेला के जो टूटने का जो डर उनको बना रहता है कि जातियों से कहीं उनका हिंदू अम्ब्रेला टूट ना जाए, या उसमें से कुछ सीखे जो हैं त्यागी जी और कक्का जी और दूसरे लोग नहीं निकाल लें, उसको बचाए रखने के लिए वो बार बार सेफली इस गेम प्लान में रहना चाहते हैं। लेकिन 1973 की व्याख्यानमाला, वसंत व्याख्यानमाला, मुझे पता है दादा जो सरसंघ चालक थे उस वक्त के, उन्होंने जो चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि छुआछूत अगर पाप नहीं है तो कोई बड़ा पाप नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद संघ ने कोई छुआछूत को लेकर बड़ा आंदोलन किया है? उसके बाद तो जो त्यागी साहब जिसका जिक्र किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो भूमिका रही है वो जग जाहिर है, उसमें भी कोई बात नहीं है। तो दोनों चीजों के कथनी करनी में अंतर है, लेकिन विपक्ष जो है अपनी ही बात का एक कमिटमेंट नहीं कर पा रहा। लोंढे साहब, पाटिल साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं, तो अब तो कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में जो सरकार है वहां पर ही नीतीश कुमार जी की तरफ से सर्वे करवा लेते, बताते भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते। कर्नाटक में तो वादा कर रहे हैं कि 1 महीने के भीतर आ जाएगा। हाँ, तो उसको जब करवा लें तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अब तो 3 राज्यों में सरकार है। जब तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो जातिगत जनगणना करवा के सारा काम कर लें। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, बारीक काम है, और भारतीय जनता पार्टी ये जो काम है वो विपक्ष के खेमे में जाकर खेलना नहीं चाहती, और विपक्ष जनता को ये भरोसा दिला नहीं पा रहा कि वो जातिगत जनगणना के कमिटमेंट पर खरे उतरेंगे, क्योंकि एक्शन में वो नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी को क्या इसलिए भी ये कहने की ऑफिशियली जरूरत नहीं है कि ओबीसी वोट बैंक तो पहले से खड़ा हुआ है साथ? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, 44% ओबीसी वोट उनके साथ है, 41% जो दलित वोट है वो उनके साथ है, और एक्शन में वो दिख रहे हैं ना। 29 मंत्री उन्होंने बना दिए हैं, और अभी जो मुख्यमंत्री बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए, उसमें भी उन्होंने उसको काम किया। और पार्टी में आप देखेंगे ना, तो पार्टी में बहुत बारीकी से उन्होंने
ये जो ओबीसी दलित पिछड़ा है ना, उसको बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया। अभी आप यहाँ बैठकर हम सब लोग करते हैं कि वो ब्राह्मण और अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के तौर पर बहुत ही बारीकी से ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। हाँ। और उसी का नतीजा ये आपको दिखाई दे रहा अच्छा, कहने में क्या नुकसान है विजय जी? है। यही तो मैं, वो कहने का केवल नुकसान यही है कि ये जो कार्ड है वो नीतीश कुमार जी का है। अब यदि उस पर आ गए तो फिर आप कहेंगे आप फॉलो करने लग गए नीतीश कुमार जी को। और वो 80 वाला कॉन्फ्लिक्ट भी है क्या? वो 80-20 वाला तो ऑलरेडी डिवाइडेड एक ये बताइए कि जो पार्टी 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी स्टडी के दे सकती है, तो फिर जो आंकड़े हैं उस पर चलने में क्या परेशानी है? क्या परेशानी, यही पूछ रही हूं मैं आपसे। मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी उनके गेम प्लान पर नहीं जाना चाहती, जो त्यागी साहब करना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार करना चाहते हैं, जिस गेम प्लान को। अब पॉलिटिक्स में होता है ना कि आपने पहले ये प्ले कार्ड कर दिया है, ये कार्ड प्ले कर दिया है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा हमारा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी उस पर जाकर अपने आप को एक डिफीटिंग प्लेयर के तौर पर नहीं दिखाना तो पिच जो विपक्ष ने सेट की, पिच जो सेट किया, पिच विपक्ष ने सेट कर दिया, यानी कि यहां से ये तय हुआ और बीजेपी उस पिच पर जाकर नहीं खेलना चाहती।